हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड जर्नल के बारे में, फॉर्मेट के बारे में समझ लिया। तो इस क्लास के अंदर हम मेनली जो बात करेंगे वो बात करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में कि किस तरह की जर्नल एंट्रीज़ जो है हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं मिश्रित प्रविष्टियां यानी कि कंपाउंड एंट्रीज। और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इसका जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं। तो एक तो सामान्य प्रविष्टि होती है। अब सामान्य प्रविष्टि क्या होती है, यदि मैं आपसे बात करूं कि सामान्य प्रविष्टि क्या होती है और मिश्रित प्रविष्टि क्या होती है, तो देखिएगा इस चीज को। हम बात करते हैं सामान्य प्रविष्टि की। सामान्य प्रविष्टि के अंदर क्या होता है कि एक ही खाता डेबिट और एक ही खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक ही खाता डेबिट होता है और एक ही खाता क्रेडिट होता है। जैसे कि राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा 20,000 रुपये। तो हम इसकी क्या प्रविष्टि करेंगे, हम इसकी प्रविष्टि करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। कितने? 20,000 रुपये, क्योंकि उधार माल खरीदा है हमने। अब मिश्रित प्रविष्टि क्या होती है, इस चीज को समझो। जब हम एक ही तिथि को एक जैसे व्यवहार करते हैं, जब हम एक ही तिथि को एक जैसे व्यवहार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बार बार एंट्री करने के बजाय सभी एंट्रियों को एक साथ ही कर देते हैं। जैसे सपोज करो किसी महीने की अंतिम तिथि है 31 मार्च। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा वेतन चुकाया 2,000 रुपये, है ना। फिर मैंने यहां पर लिखा मजदूरी चुकाई, मजदूरी चुकाई 1,000 रुपये। माल खरीदा 50,000 रुपये। अब ये सारे के सारे व्यवहार क्या हैं, मैंने 31 मार्च को किए हैं। और ये सारे के सारे व्यवहार कैसे किए हैं, नगद में किए हैं। किस में किए हैं, नगद में किए हैं। अब मुझे मालूम है कि इन तीनों के अंदर कैश मेरे पास से जा रहा है, तो मैं बार बार टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखने के बजाय मैं क्या एंट्री करूंगा, वेज सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो मैंने इन तीनों व्यवहारों को मिलाकर एक ही एंट्री कर दी। तो ये मिश्रित प्रविष्टि है। क्या है, मिश्रित प्रविष्टि। वेतन चुकाया 2,000 का, मजदूरी चुकाई 1,000 की, माल खरीदा 50,000 रुपये का, तो कुल मेरे पास से 53,000 रुपये गए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री। क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री। यानी कि मुझे पता था कि इन तीनों व्यवहारों में मेरे पास से कैश जा रहा है, तो मैं इन तीनों व्यवहारों की अलग अलग प्रविष्टि करने के बजाय मैंने इन तीनों व्यवहारों की प्रविष्टि एक साथ कर दी। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर दो या दो से अधिक व्यवहार, अगर दो या दो से अधिक व्यवहार एक ही तिथि को हों तथा उनका संबंध एक ही खाते से हो, तो प्रत्येक व्यवहार की अलग अलग प्रविष्टियां करने की अपेक्षा
एक ही प्रविष्टि कर दी जाती है। तो मैंने भी तो यहाँ पर यही करा, इन तीनों व्यवहार, ये तीनों व्यवहार एक ही तिथि को हुए, यानी कि एक ही डेट को हुए, और इन तीनों का संबंध किससे था? कैश से था। तो मैंने अलग अलग प्रविष्टि करने के बजाय मैंने इन तीनों व्यवहारों की प्रविष्टि एक साथ कर दी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित प्रविष्टि के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो यानी कि आपको अब कंपाउंड एंट्री का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक व्यवहार एक ही तिथि को होते हैं और उनका संबंध एक ही खाते से होता है, तो अलग अलग प्रविष्टि करने के बजाय हम एक ही प्रविष्टि कर देते हैं, और ऐसी प्रविष्टि को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री, और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर हमको दूसरी बात क्या याद रखनी है? लेखा पुस्तकों में माल से संबंधित प्रविष्टियां करने के लिए माल को निम्नांकित 5 भागों में बांटा जाता है। अब हमेशा ध्यान क्या रखना है? जब भी आप माल खरीदोगे तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? परचेज अकाउंट। आपको क्या यूज करना है? परचेज अकाउंट। जब भी आप माल बेचोगे तो आपको क्या यूज करना है? सेल्स अकाउंट। जब भी आप खरीदा हुआ माल लौटा दोगे तो आपको क्या यूज करना है? परचेज रिटर्न अकाउंट। जब भी बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा तो आपको यूज करना है सेल्स रिटर्न अकाउंट। आपको प्रारंभिक स्टॉक के लिए यूज करना है ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, और आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज करना है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। तो ये बच्चे जो हैं गलती कर देते हैं वो खरीदते समय। और ये देखो, इन पांचों का संबंध किससे है? माल से। माल यानी कि गुड्स से। गुड्स अपन किसको कहते हैं? जिसका हम व्यवसाय करते हैं। यानी कि एक कपड़ा व्यापारी जो है उसके लिए कपड़ा माल है, एक फर्नीचर व्यापारी के लिए फर्नीचर माल है, एक स्टेशनरी व्यापारी के लिए बुक्स माल है। तो जब भी व्यापारी जिसका वो व्यापार करता है उससे संबंधित कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी वो माल खरीदता है तो परचेज अकाउंट, माल बेचता है सेल्स अकाउंट, खरीदा हुआ माल लौटाता है परचेज रिटर्न अकाउंट, बेचा हुआ माल वापस आ जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक। तो माल को अपन को ध्यान रखना है कि माल से संबंधित हमारी पुस्तकों में 5 खाते होते हैं। माल से संबंधित हमारी पुस्तकों में 6 खाते होते हैं। कितने खाते होते हैं? 6 खाते होते हैं। भाई देखो, वैसे तो बेसिकली 5 हैं, क्योंकि भाई स्टॉक अकाउंट है। अब स्टॉक के 2 पार्ट हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो हम अपने माल को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। और स्टॉक के अंदर 2 कैटेगरी, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। और मैं आपको यहाँ पर भी बता दूँ कि जर्नल एंट्री में हमेशा नॉर्मली परचेज क्या होती है? डेबिट होती है। जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है। और अपन वो कंडीशंस भी पढ़ेंगे जब परचेज अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। वो कंडीशन भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब देखो, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। थोड़ा सा
आप चाहें तो जनरल एंट्री को यहीं पर ही समझ सकते हैं। तो अपन ने दो बातें अभी सीख ली। एक तो कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री वो होती है जब हम कोई बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक ही डेट को करें और उन सब का संबंध एक ही अकाउंट से हो, तो अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम एक एंट्री कर देते हैं, उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। हमारी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर हम हमारे गुड्स को 5 तरह के अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। हम खरीदते समय परचेज, बेचते समय सेल, खरीदा हुआ माल लौटाते हैं परचेज रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ जाता है सेल्स रिटर्न। स्टॉक को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, हमें जर्नल एंट्री करना सीखना है। हमें क्या सीखना है? जर्नल एंट्री करना सीखना है। तो कैसे सीखेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा गेट क्लोज कर देता हूं। अब हमें जर्नल एंट्री करना सीखना है और जर्नल एंट्री के रूल अपन लोगों ने पढ़ लिए। तो देखिए पहली जर्नल एंट्री क्या है? नगद से व्यापार प्रारंभ किया। नगद से क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया। अब इसमें कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक हो रहा है कैश और एक हो रहा है कैपिटल। कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है, तो यानी कि कैश क्या होगा? डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब व्यापार का स्वामी पाने वाला है कि देने वाला है? व्यापार का स्वामी देने वाला है। व्यापार का स्वामी व्यापार को क्या दे रहा है? पूंजी दे रहा है। तो यानी कि व्यापार का स्वामी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला। अब इसके अंदर 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक बैंक और एक कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीवर है क्योंकि बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक क्या होगा? डेबिट होगा। अब कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नगद क्रय। अब इसके अंदर कौन कौन से 2 खाते इफेक्ट हो रहे हैं? एक हो रहा है परचेज और एक हो रहा है कैश। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर परचेज क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का खाता हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। अब रियल अकाउंट के अंदर डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? नगद माल खरीदने से कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हरि को माल बेचा। हरि को माल बेचा। अब यहाँ पर नगद शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हरि को हमने उधार माल बेचा। अब यहाँ पर 2 खाते इफेक्ट हो रहे हैं, एक हरि का और एक सेल्स का। हरि कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सेल्स इनकम है, इनकम है तो सेल्स क्या होगी? क्रेडिट। अब हरि कौन है? रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हरि रिसीवर है, तो रिसीवर है तो डेबिट होगा। देखिए अगर आप एक खाते को पकड़ लेंगे तो दूसरा खाता अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है, सिर्फ खातों की पहचान करनी पड़ती है
क्या करनी पड़ती है, खातों की पहचान करिए, जर्नल एंट्री आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। अभी देखिए मैंने क्या किया, नगद से व्यापार प्रारंभ, 2 खाते इफेक्ट हुए, कैश कैपिटल। अब मेरे को सिर्फ खातों को पहचानना है, फिर उनकी प्रकृति को पहचानना है, फिर नियम को अप्लाई करना है। क्या करना है, नियम को अप्लाई करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला। अब बैंक और कैश, बैंक पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, फिर नियम को अप्लाई करना है। नगद क्रय यानी कि नगद में माल खरीदा। अब माल खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेज, और नगद में खरीदा है इसका मतलब कैश गया। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। फिर रूल्स को अप्लाई करना है। हरी को माल बेचा। अब यहाँ पर नगद वर्ड नहीं है तो ये उधार ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हरी और सेल्स, हरी पर्सनल अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, रूल को अप्लाई करना है। फिर देखिए हरी ने माल वापस किया। हरी ने, अब मैंने हरी को माल बेचा था, हरी ने मुझे माल लौटा दिया। अब यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है सेल्स रिटर्न और एक कौन सा हो रहा है, हरी। अब सेल्स रिटर्न को एक तरीके से मेरी इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो देखो सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो मैंने आपको कहा सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। हरी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब हरी कौन है, गिवर, लौटा रहा है, तो हरी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एक खाते को पहचान लो, दूसरा खाता अपने आप समझ में आ जाएगा। हालांकि सेल्स रिटर्न की कोई प्रकृति नहीं होती है, लेकिन अब वो हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा ज़िंदगी में याद रखो डेबिट ही होगी। क्या होगी, डेबिट ही होगी। अब प्रेम से माल खरीदा। अब नगद वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो उधारी खरीदा होगा, तो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज और प्रेम। अब परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रेम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब नॉमिनल में ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। प्रेम क्या है, पर्सनल, लेकिन प्रेम गिवर है, प्रेम माल दे रहा है, तो प्रेम क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। हरी से भुगतान प्राप्त किया। अब भुगतान प्राप्त किया क्योंकि भाई हरी को मैंने माल बेचा था, तो हरी से मैंने क्या किया, भुगतान प्राप्त किया। तो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और हरी। अब कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। हरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट्स कम इन, इसका मतलब कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट हो गया। हरी गिवर है, हरी देने वाला है, तो हरी क्रेडिट हो गया। प्रेम का भुगतान चेक से किया। अब प्रेम से मैंने माल खरीदा था, उसको मैंने भुगतान चेक से किया, तो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, प्रेम और बैंक, क्योंकि भाई चेक से भुगतान किया है। प्रेम पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। प्रेम रिसीवर है ना तो प्रेम रिसीवर है तो क्या होगा, डेबिट होगा। अब बैंक क्या है, गिवर है, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। मशीनरी खरीदी और चेक से भुगतान किया। अब यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, मशीनरी और चेक से भुगतान किया है, इसका मतलब बैंक। अब मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट्स कम इन, तो मशीनरी डेबिट हो रही है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, बैंक देने वाला है, इसका मतलब क्रेडिट कर दो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेतन चुकाया। अब यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी और कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अब सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब क्रेडिट। तो देखो जर्नल एंट्री के अंदर सिर्फ खातों की पहचान करनी है, खातों की प्रकृति पहचाननी है
और रूल्स को अप्लाई करना है तो जर्नल एंट्री अपने आप बन जाती है। अब यहाँ पर एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़। यहाँ पर एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4 लाख रुपीज़। यहाँ पर एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। यहाँ पर एंट्री क्या बन गई, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज़। यहाँ पर एंट्री क्या बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट 1,000 रुपीज़। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रेम अकाउंट 20,000 रुपीज़। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट 19,000 रुपीज़। प्रेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज़। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज़। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। तो जर्नल एंट्री बनाना देखो कितना इजी है, सिर्फ खातों को पहचानो, उनकी प्रकृति को पहचानो और रूल्स को क्या करो, अप्लाई कर दो। रूल्स को अप्लाई कर दो, जर्नल एंट्री अपने आप बन जाएगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो। अब देखो मैंने आप लोगों को कहा कि परचेज हमेशा डेबिट होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें परचेज को हमें क्रेडिट करना पड़ता है ना। हमेशा अपने दिमाग के अंदर मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ भाई। परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेज रिटर्न जस्ट अपोजिट। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें हमें परचेज को क्रेडिट करना पड़ता है, और वो केसेस कौन से हैं, और एग्ज़ाम में ध्यान रखिए वो आपसे सिंपल एंट्री तो पूछने वाले नहीं हैं। अगर वो आपसे एंट्री पूछेंगे तो बहुत ही लॉजिकल एंट्री पूछेंगे। ये एंट्रियां तो बहुत सिंपल एंट्रियां हैं, और ये मैंने आपको इसलिए कराई कि आपको जर्नल एंट्री का बेस पता हो कि भाई जर्नल एंट्री एक्चुअल में करते कैसे हैं। पहले खातों को पहचानते हैं, फिर उनकी प्रकृति को पहचानते हैं, फिर नियम को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इसलिए कराया, और आपको लग भी रहा होगा कि यार सर तो बड़ा इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन कराएं तो मज़ा आए। अब देखिए कुछ ऐसी प्रविष्टियां हैं जिनके जो हमसे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछी जा सकती हैं, और ये एंट्रियां कुछ स्पेशल एंट्रियों की कैटेगरी के अंदर आती हैं, है ना। जो एंट्रियां मैं आपको अब कराने जा रहा हूँ ये स्पेशल एंट्रियां हैं, और एग्ज़ाम के अंदर इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 वीडियो और डाले हैं, उनमें क्वेश्चन इंग्लिश में हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों उन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के लेवल के क्वेश्चन हैं। उसी तरह मैं जर्नल के यहाँ पर समझा रहा हूँ, लेकिन जर्नल की भी मैं कुछ स्पेशल वीडियोस जो मैंने प्री रिकॉर्डेड कर रखी हैं वो मैं और इसके साथ अटैच करूँगा। तो उसमें इंग्लिश में ट्रांजैक्शंस हैं, और उसमें आपकी जर्नल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिएगा। और अकाउंट्स हमेशा इंग्लिश में इजी होती है, हिंदी में टिपिकल होती है ना। इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई बर्डन नहीं है। और देखो कॉमर्स के अंदर ज़्यादा मटेरियल अगर आपको मिलेगा, तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ उल्टा सिस्टम है। उल्टा सिस्टम कैसे है कि कॉमर्स का जो मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल है वो हिंदी में नहीं है ना। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी बुक्स और रिफ्रेशर्स को देखकर जो है एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं, और लेवल रखते हैं सीए इंटर, सीए फाउंडेशन तक का लेवल हमारे पेपर्स फर्स्ट ग्रेड का रखा जाता है। और यहाँ पर वो जो बुक कैरी करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे
तो आपको लगेगा कि यार सीए की बुकों में से पेपर बनाया गया है। और ये बुकें जो हैं, जैसे अब डी.के. गोयल, टी.एस. गरेवाल, एस.सी. शर्मा, इकोनॉमिक्स के अंदर वी.के. होरी, तो इन बुकों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी का विस्तार है इन बुकों के अंदर। जैसे मैथ्स के अंदर 9th-10th में आर.डी. शर्मा होती है, तो आपको इंग्लिश के अंदर ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल होगा अकॉर्डिंग टू हिंदी। तो कुछ चीज़ें मैं बायलिंगुअल करके पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जो मैटर जिस बुक से अच्छा मिलता है मैं वही मैटर जो है अप्लाई करता हूँ, है ना। तो रही बात, थोड़ी बहुत समस्या आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्लासेस में कोई पार्शियलिटी नहीं है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए, रिलेटिंग टू सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस, माल से संबंधित कुछ विशिष्ट व्यवहार जिसके अंदर परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, जिसमें परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। वैसे तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु माल का आहरण। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, परचेज क्रेडिट होगी लेकिन किस प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। परचेज किस पर क्रेडिट होगी, कॉस्ट प्राइस पर क्रेडिट होगी हमेशा, ऑलवेज। ऑलवेज लिख रहा हूं यहां पर। अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे रखी हों, तो परचेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर क्रेडिट होती है, कभी भी सेलिंग प्राइस पर क्रेडिट नहीं होती। तो अब व्यापारी द्वारा निजी उपयोग हेतु माल का आहरण किया गया। अब स्वामी ने क्या करा, अपने निजी उपयोग के लिए माल निकलवा लिया। तो स्वामी कौन है, रिसीवर है। स्वामी कौन है, रिसीवर है। तो रिसीवर को डेबिट करना पड़ेगा। और स्वामी जब व्यापार से पैसा निकलवाता है या निजी उपयोग के लिए कोई वस्तु निकालता है, तो हम ड्राइंग वर्ड को यूज करते हैं। क्या करते हैं, ड्राइंग्स। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अब बच्चे कहेंगे कि सर परचेजेस तो एक्सपेंसेस है, तो इसको भी तो डेबिट होना चाहिए। यहां पर हम खर्चे को कम कर रहे हैं, एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। अब यहां पर आप मॉडर्न कंसेप्ट में सोचो, मॉडर्न कंसेप्ट में क्या कहा गया था, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करो, एक्सपेंसेस को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करो। इसलिए यहाँ पर परचेज को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको दोनों कंसेप्ट, जहाँ पर जो चीज़ इजी लगे उस चीज़ को वहाँ से उठा लो। तो भाई व्यापार का स्वामी तो डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है। तो यहाँ पर हम व्यापार के स्वामी का नाम तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर नमूने के रूप में माल का मुफ्त वितरण है ना। अब हमने माल को नमूने के रूप में बांट दिया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तो एक खर्चा बढ़ रहा है, एक खर्चा कम हो रहा है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैम्पलिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। फिर क्या है, दान में माल दे देना। हमने माल को दान में दे दिया, तो अब डोनेशन क्या हो या चैरिटी क्या हो, तो एक खर्चा बढ़ रहा है, यानी कि एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। चोरी, आग अथवा अन्य कारणों से माल की हानि। अब चोरी हो गई तो हम एंट्री क्या करेंगे, नुकसान हो गया, नुकसान डेबिट होता है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट,
यानी कि ये कुछ एंट्रियां ऐसी होती हैं जहां पर नियम काम नहीं करते, यहां पर लॉजिक काम करते हैं, ठीक है ना। फिर लॉस बाय, और नियमों को समझना है तो फिर बहुत गहराई में जाना पड़ता है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, तो ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रियां हैं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रटी हुई होनी चाहिए। तो ये एंट्रीज ही हमसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती हैं, और यहाँ पर लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई व्यापार का स्वामी रिसीवर है इसलिए डेबिट हो रहा है, और एक्सपेंसेस को हम डिक्रीज कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट हो रहा है। एक एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एक एक्सपेंसेस कम हो रहा है, एक एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एक एक्सपेंसेस कम हो रहा है, एक लॉस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस कम हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस कम हो रहा है। यानी कि मॉडर्न अप्रोच से समझोगे तो ये एंट्रियां आपको इजीली समझ में आ जाएगी, इसलिए आजकल मॉडर्न अप्रोच को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखो कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो क्या ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है, इसलिए अपन ने कैपिटल की जगह ड्राइंग लिखकर यहाँ पर कैपिटल को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो इन एंट्रीज को आप क्या करो, मॉडर्न अप्रोच से समझ लो तो आपके लिए बड़ा ही क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। फटाफट से ये एंट्रियां आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, और कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो मोहन ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके कारण उससे रुपए में 60 पैसे प्राप्त हो पाए। और हम मोहन से कितने रुपए मांगते थे? 10,000 रुपये। भाई मोहन हमारा एक डेटर था जिसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, और हम उससे रुपए में कितने पैसे प्राप्त कर पाए? 60 पैसे। तो 60 पैसे का मतलब क्या है? 60% प्राप्त कर पाए। 60 पैसे का मतलब क्या है? 60% प्राप्त कर पाए, और 4,000 रुपये जो हैं डूब गए। 4,000 रुपये क्या हो गए? डूब गए। तो भाई डूब गए तो नुकसान हो गया। अब हमारे पास 10,000 में से कितने आ रहे हैं? 10,000 में से 60% यानी कि हमारे पास 6,000 रुपये आ रहे हैं, और 4,000 रुपये जो हैं वो क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए, नुकसान हो गया। तो देखो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, नुकसान को भी डेबिट करते हैं तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है? गिवर है मोहन, तो टू मोहन्स अकाउंट। तो 6,000 रुपये हमारे पास आ गए, 4,000 रुपये डूब गए, और 10,000 रुपये से हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री इस तरीके से की जाती है। बैड डेब्ट्स की एंट्री कैसे की जाती है? इस तरीके से की जाती है। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस होता है, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या होता है? गेन होता है। क्या होता है? बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के अंदर ये डिफरेंस होता है। बैड डेब्ट्स लॉस होता है, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या होता है? गेन होता है। अब देखिए एक एग्जांपल, पिछले वर्ष 2,000 रुपये जो डूबत मानकर अपलिखित
कर दिए गए थे, कर दिए गए थे वो इस वर्ष प्राप्त हो गए, वो इस वर्ष क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो यानी कि लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने 2000 रुपये को बैड डेब्ट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया था, यानी कि अपलिखित कर दिया था, लेकिन वो मुझे इस वर्ष क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब मैं तो डूबत मानकर अपलिखित कर चुका हूँ, यानी कि उन 2000 रुपये को भूल चुका हूँ। अब भूला हुआ मैं तो जिसको लॉस मानकर राइट ऑफ ही कर दिया था, वो मुझे इस वर्ष क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो मुझे तो फायदा हो गया, गेन हो गया। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, मेरे लिए तो ये गेन है, गेन हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और कैश आ रहा है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, बैड डेब्ट्स हमेशा क्या होगी, डेबिट, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होगी, क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री के अंदर बैड डेब्ट्स को हमेशा डेबिट करना है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को हमेशा क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बनती है, इस तरीके से बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जर्नल एंट्री बनाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। मैंने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी आप लोगों को, तो इन दोनों डिस्काउंट के बारे में बताया था कि भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारी जो मूल्य सूची होती है, यानी कि जो प्राइस लिस्ट होती है, उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज में दिया जाता है, और इसको देने का मेन पर्पस होता है सेल्स को इंक्रीज करना, और इसे हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट ये किस लिए दिया जाता है, ताकि जिसको हमने उधार माल बेचा है वो हमको जल्द से जल्द पैसा लौटा दे, यानी कि इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ये फास्ट रिकवरी के लिए दिया जाता है, इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखें कुछ ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। सुबोध ने 30,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। सुबोध ने क्या करा, 30,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा तथा सुबोध को पूर्ण भुगतान में 26,000 रुपये प्राप्त हुए। अब इस ट्रांजैक्शन को हमको बुक में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, माल कितने का था, 30,000 का, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 30,000 रुपीज़। अब सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी कि 30,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 3,000। अब 27,000 रुपये जो हैं सुबोध को प्राप्त होने चाहिए थे, है ना, लेकिन अब सुबोध को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, 26,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब सुबोध ने कैश डिस्काउंट भी दिया है 1,000 रुपये का, तो सुबोध को फाइनली रिसीव्ड कितने हुए हैं, 26,000 रुपीज़ जो है रिसीव्ड हुए हैं। तो सेल जो है वो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो आती है उस प्राइस पर सेल्स मानी जाएगी, क्योंकि भाई हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारा नेट सेलिंग प्राइस होता है,
और उसके ऊपर भी यदि हम कोई डिस्काउंट देते हैं, फास्ट रिकवरी के लिए कोई कैश डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमारी इच्छा है, इसीलिए कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, भाई सुबोध के पास कैश कितना आया? कैश आया 26,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 26,000। अब सुबोध ने डिस्काउंट दिया है तो सुबोध को नुकसान हुआ, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। क्या है? डिस्काउंट अलाउड, तो ये खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट 27,000। तो देखो मैंने ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो सेलिंग प्राइस मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सेलिंग प्राइस मानी जाती है। और उसके बाद अगर फास्ट रिकवरी के लिए कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे कैश डिस्काउंट माना जाता है, और हम कस्टमर को दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड है। क्या है? हमारे पास कैश आ रहा है, हमने डिस्काउंट दिया है, और यही अगर ट्रांजैक्शन परचेज का होता तो कंडीशन उल्टी हो जाती। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता। कभी कभी भाई हम जिससे उधार माल खरीदते हैं वो भी हमारे साथ इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो अगर सुबोध ने माल बेचने के बजाय माल खरीदा होता तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या हो जाती? परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 टू कैश अकाउंट 26,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। अगर ये ट्रांजैक्शन किसका होता? परचेज का होता। तो मेन चीज समझाने वाली है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दो तरह के ट्रांजैक्शन इस तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। माल बेचने का भी आ सकता है और माल खरीदने का भी आ सकता है। तो माल बेचने वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ज़्यादातर इसी तरह का ट्रांजैक्शन पूछा जाता है ना, तो इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल में लिया। और सुबोध ने अगर माल खरीदा होता तो अपन ये ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता। अब देखो एक डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन इस तरीके का भी आ सकता है। अक्षय को 30,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में, जहां पर पूर्ण भुगतान वर्ड लिखा हुआ आ जाता है इसका मतलब होता है फुल सेटलमेंट। इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा फुल सेटलमेंट और हिंदी के अंदर लिखा हुआ आता है पूर्ण भुगतान। पूर्ण भुगतान में 28,000 रुपये चुकाए, यानी कि सामने वाला हमसे 30,000 मांगता था लेकिन हमने उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 28,000 रुपये चुकाए। तो जब भी ये वर्ड आ जाए तो समझ जाना यहाँ पर कैश डिस्काउंट है। क्या है? कैश डिस्काउंट है। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी? हमारे पास से कैश जा रहा है 28,000, अब यहाँ पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। और अक्षय से हमारा फाइनल सेटलमेंट हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्षय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। अब वो ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको पहचानना पड़ेगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड था, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो 30,000 रुपये, 28,000 रुपये और 2,000 रुपये। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने दो तरह के ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर कराए हैं। एक डिस्काउंट अलाउड वाला, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। अगर हम किसी को दे रहे हैं और कम दे रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड, हम किसी से ले रहे हैं और कम ले रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और जर्नल एंट्रीज बनानी है। नेक्स्ट देखिए,
अब बैंक से संबंधित कुछ व्यवहार हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे बैंक में खाता खुलवाने पर अथवा बैंक में रोकड़ जमा करवाने पर दोनों ही कंडीशन में एक ही जनरल एंट्री होती है। बैंक के पास पैसा जाता है और तो इसलिए बैंक रिसीवर होता है, तो इसलिए बैंक को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, मैंने बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 कॉलम कैश बुक के अंदर यही चलते हैं। तो 2 कॉलम कैश बुक को अगर आपको समझना है तो आपको बैंक ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जिसको बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं वो 2 कॉलम कैश बुक को ईजीली क्या कर लेता है, समझ लेता है। 1 मिनट थोड़ा सा जल पी लूँ, फिर इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो, बैंक में जब पैसे जमा कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक से व्यापार हेतु राशि निकलवाने पर उल्टी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यही दोनों एंट्रियां 2 कॉलम कैश बुक के अंदर क्या कहलाती हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी हम व्यापार से पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो हम ये जनरल प्रविष्टि करते हैं, और बैंक से व्यापारिक उपयोग के लिए पैसा निकालते हैं तो ये जनरल प्रविष्टि करते हैं। और 2 कॉलम कैश बुक के अंदर इन दोनों को ही कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें दोनों पक्षों में लिखना पड़ता है, और इससे ही हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब देखो, व्यवसायी के निजी उपयोग हेतु, अब निजी उपयोग हेतु भी हम राशि निकाल रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं लिख सकते। अगर हम व्यापारिक उपयोग के लिए पैसा निकालते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं, लेकिन अगर हम बैंक से निजी उपयोग के लिए पैसा निकालते हैं तो हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। केवल ये 2 कंडीशन ही होती है जिनको हम कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं 2 कॉलम कैश बुक के अंदर। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर जब भी ये 2 सिचुएशन आती है, बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक से व्यापारिक उपयोग के लिए पैसे निकाले, तो हमें दोनों पक्षों में लिखना पड़ता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसके अलावा अगर हम निजी उपयोग के लिए पैसा निकालेंगे तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर चौथी कंडीशन, किसी ग्राहक से चेक, ड्राफ्ट आदि प्राप्त करने तथा उसी दिन, हमने क्या करा, इधर कस्टमर से चेक या ड्राफ्ट लिया और उसी दिन बैंक में क्या करा दिया, जमा करा दिया। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। जिस भी कस्टमर से लिया उस कस्टमर का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। और यहाँ पर मैंने बैंक क्यों लिखा, क्योंकि मैंने उसी दिन क्या करा, उसको बैंक में क्या करा, जमा करा दिया। अगर मैं अगले दिन जमा कराता तो मैं यहाँ पर बैंक नहीं लिखता, वो सिचुएशन अभी आगे आने वाली है। तो उसी दिन जमा करा दिया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट यहाँ पर एंट्री होगी। नेक्स्ट देखिए, किसी ग्राहक से चेक, ड्राफ्ट आदि प्राप्त करने तथा उसी दिन बैंक में नहीं जमा कराने पर, अब मैंने उस दिन जमा नहीं कराया, मैंने उसको लेकर अपने गल्ले में रख लिया,
तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने अभी तक बैंक में जमा नहीं कराया है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। उपरोक्त चेक, अब सपोज करो मैंने 9 तारीख को चेक लिया था, है ना, 9 तारीख को मैंने चेक लिया, 9/2/25 को मैंने चेक लिया और मैंने 10/2/25 को बैंक में जमा कराया। तो अब यहाँ पर मैं क्या एंट्री करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। इससे हुआ क्या, चेक इन हैंड अकाउंट जो खुला था वो कट गया और अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो मेन फर्क यही है कि अगर मैं उसी दिन जमा करा देता हूं तो मैं डायरेक्ट ये वाली एंट्री कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। लेकिन अगर मैं चेक को उस दिन जमा नहीं कराता, अगले किसी दिन जमा कराता हूं, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय पहले चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करूंगा और जिस दिन जमा कराऊंगा उस दिन चेक इन हैंड अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। आजकल ये नया कंसेप्ट आया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 2 कॉलम कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने चेक को उसी दिन जमा करा दिया है तो आप डायरेक्ट कस्टमर का नाम लिखकर पोस्टिंग कर दो। अगर आपने उस दिन जमा नहीं करके किसी अगले दिन जमा कराया है तो फिर आप कस्टमर का नाम नहीं लिखोगे, आप चेक इन हैंड लिखोगे। क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। नेक्स्ट देखिए, ग्राहक द्वारा राशि सीधे ही हमारे बैंक खाते में जमा कराने पर, कोई बात नहीं, कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे खाते में जमा करा दी और हमें इसकी सूचना प्राप्त हो गई है तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सिंपल एंट्री है, कोई बात नहीं। उसने मुझे फ़ोन कर दिया कि सर मैंने आपके खाते में पैसे जमा करा दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए, तो मैं ये एंट्री कर दूंगा जो नॉर्मल एंट्री करते हैं। जमा कराए हुए चेक के अनादरण होने पर, अब देखो चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाए, अनादरण का मतलब क्या होता है, चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि अनादरित हो गया। तो मैंने जब कस्टमर का चेक जमा कराने पर जो एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, इसकी रिवर्स एंट्री मैं कर दूंगा वापस कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई बैंक का चेक कैंसिल हो गया है ना। तो बैंक में जो मैंने पैसे बढ़ाए थे मुझे कम करने पड़ेंगे और वो कस्टमर वापस मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। वापस क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। माल क्रय करने पर चेक से भुगतान करने पर, अब मैंने माल क्रय किया और उसका भुगतान चेक से कर दिया तो मैं क्या एंट्री करूंगा, परचेजेस डेबिट होगी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने भुगतान किससे किया है, चेक से किया है, इसलिए पैसा बैंक से जाएगा। किसी संपत्ति के क्रय पर चेक द्वारा भुगतान करने पर, मैंने कोई संपत्ति खरीदी तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने भुगतान किससे किया है, चेक से किया है। तो सिर्फ ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, आसानी से जनरल एंट्री बन जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो, किसी व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान करने पर, तो जिसको भी मैंने चेक से भुगतान किया है उस पर्सन का नेम लिख दूंगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने राम को भुगतान किया तो राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने चेक से भुगतान किया है। फिर किसी व्यय का भुगतान चेक द्वारा करने पर, मैंने किसी व्यय को का भुगतान चेक से किया है तो उस एक्सपेंस का नाम लिख दूंगा। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा बैंक से जा रहा है,
बैंक द्वारा ब्याज वसूलने पर, देखो यहां पर एक तो वसूलने पर और एक ब्याज देने पर। एक कंडीशन में बैंक ब्याज वसूल कर रहा है और एक कंडीशन में बैंक ब्याज दे रहा है, यानी कि वसूलने पर बैंक से राशि कम होगी और देने पर बैंक में राशि बढ़ेगी। तो जब बैंक ब्याज वसूलता है तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है। तो इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इसके अलावा इस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे, हमको बैंक ब्याज दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बैंक हमें ब्याज मिल रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हम बैंक को ब्याज दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक ब्याज का समायोजन हमारे खाते से ही कर लेता है, इसलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट वर्ड यूज कर रहे हैं। बैंक द्वारा अपनी सेवाओं हेतु बैंक व्यय संग्रहण करने पर, अब बैंक चार्जेस बैंक वसूल करता है करंट अकाउंट के ऊपर, क्योंकि बिजनेस के लिए हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चा है तो बैंक क्या करेगा, हमारे खाते से पैसे काट लेगा। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक ने हमारे खाते से पैसे काट लिए तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जनरल एंट्री मैंने आपको स्पेशली यहाँ पर इसलिए करवाई क्योंकि आपको 2 कॉलम कैश बुक समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो जहाँ जहाँ बैंक आता है वहाँ वहाँ बैंक लिखते हैं। तो आपके पास जो बुक है उसमें से आप जनरल एंट्रीज के एग्जाम्पल करिए, आपको बहुत सारी जनरल एंट्रियाँ जो हैं वहाँ पर समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं और ये जो एंट्रीज हैं अपन को याद करके जानी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने अभी तक चुकाए नहीं हैं, है ना, यानी कि ड्यू तो हो गए हैं, करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन जिनका भुगतान मैंने अभी तक नहीं किया है। तो भुगतान अभी तक नहीं किया है तो भाई करना तो पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंसेस को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट। सपोज करो यहाँ पर अपन ऐसे लिख देते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि जिनका भुगतान मैंने एडवांस में कर दिया है, तो ऐसे खर्चों को मुझे कम करना पड़ेगा। खर्चे को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पर एक्सपेंसेस में उस एक्सपेंसेस का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। उपार्जित आय, यानी कि अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुई है, तो मुझे इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और अक्रूड इनकम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, उस इनकम का यहाँ पे नाम लिख देंगे। अनुपार्जित आय, यानी कि अनर्ड इनकम,
यानी कि मैंने एडवांस में पैसा प्राप्त कर लिया है लेकिन मैंने अभी तक काम नहीं किया है, तो मुझे इनकम को कम करना पड़ेगा। इनकम को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो अनअर्न्ड इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन स्थायी संपत्तियों पर लगता है, इससे स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है। डेप्रिसिएशन खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट होगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। फिर पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए इनकम है तो क्रेडिट होगा, लेकिन इससे आहरण बढ़ जाएंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और आप चाहो तो इसकी एंट्री ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैपिटल को डिक्रीज करती है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए कि आप खर्चा ड्यू हो चुका है, भुगतान नहीं किया है, लेकिन खर्चे को बढ़ाना है। खर्चे को बढ़ाने के लिए खर्चा डेबिट होगा। एक अकाउंट पकड़ लीजिए, अब खर्चा डेबिट होगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि मैं एडवांस में पेमेंट कर चुका हूँ, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे खर्चे को कम करना होगा। खर्चे को कम करना होगा तो खर्चा क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होगा। अक्रूड इनकम, मैंने आय कमा ली है, कमा तो ली है लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुई है, वित्तीय वर्ष की आय है, इसका मतलब मुझे वित्तीय वर्ष की आय को बढ़ाना होगा। आय को बढ़ाने के लिए मुझे आय को क्रेडिट करना होगा, तो डेबिट क्या होगा, अक्रूड इनकम डेबिट होगा। अनुपार्जित आय, ऐसी आय जो मैंने कमाई नहीं है लेकिन मुझे प्राप्त हो गई है, वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है, तो मुझे आय को कम करना होगा। आय को कम करना होगा तो आय को डेबिट करना होगा, तो कम किसको करना होगा, क्रेडिट किसको करना होगा, अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट करना होगा। मूल्यह्रास, स्थायी संपत्ति का मूल्य कम हो गया, यानी कि असेट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए क्या है, खर्चा है। अब व्यापार के लिए खर्चा है तो पूंजी पर ब्याज क्या होगा, डेबिट होगा, और इससे कैपिटल बढ़ती है, यानी कि कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, तो कैपिटल क्रेडिट हो गई। आहरण पर ब्याज बिजनेस के लिए इनकम है, तो आहरण पर ब्याज क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब डेबिट में ड्राइंग को भी कर सकता हूँ और कैपिटल को भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ड्राइंग को अगर बढ़ाता हूँ तो अल्टीमेटली कम तो कैपिटल ही होगी, तो मैं अगर डायरेक्ट कैपिटल लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एंट्रियाँ हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रियाँ हैं, और इसमें से एक एंट्री एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो मैंने आप लोगों को जर्नल वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिकली आप लोगों को समझा दिया। इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो हैं
वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, आपको लॉजिकली भी समझा दी। क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।